हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे 2024 का मैथ का आंसर का सेट नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि सेट नंबर 3 में कैसे क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है वही लसा और मसा से। ये लगभग हर एक सेट में ये क्वेश्चन इससे आ ही जा रहा है। और ये क्या है कि इसके लिए हमें जानना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होता है वो क्या होता है, लसा, और गुणे क्या होता है, मसा होता है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हमें याद रखना है। अब अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम सवाल कर ले जाएंगे। सवाल हमारी क्या है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो पहली संख्या कितनी दी है 26, और दूसरी वाली संख्या 156 है, और लसा भी 156 ही है, और मौसा हमसे पूछ रहा है, यही है सवाल। तो 156 कट जाएगा तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, मौसा। तो मतलब जो है ना कि 26 ही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और मौसा क्या है, 26। 26 हमारा ये वाला नहीं है, 26 बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलेंगे। अगली सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका मौसा, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, बस वन कॉमन हो, ऐसी संख्याएं जिनका मौसा एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें क्या करना है ना कि वो ऑप्शन में बस देखना है कि कौन सी संख्या सहअभाज्य है, मतलब कि किसका मौसा एक आएगा, मतलब उसमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो इसमें कॉमन फैक्टर तो हमें 7 दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें कॉमन फैक्टर देख रहे हैं कि 31 दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें तो साफ साफ 2 दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला बी वाला। तो बी वाला सही है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं कि देख ले रहे हैं कि इसमें इसका मौसा क्या सच में एक ही है। देख रहे हैं कि ये क्या होता है, 9 दूना 18, मतलब 3 गुणे 2 का स्क्वायर इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका क्या होगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों में अगर हम मौसा देखें तो इसमें कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ 5 है, वहां 2 3 है, तो मौसा क्या है, एक है। इनका मौसा क्या है, एक है। तो बी ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिसका मौसा एक हो वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी बताओ। तो दूरी का फार्मूला हमें आना चाहिए, और दूरी का फार्मूला हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमारा होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमें क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास जो बिंदुएं हैं वो बिंदुएं क्या है। तो अगर बिंदु को देखा जाए तो बिंदु पहली क्या है, x1 y1 बोल सकते हैं इसको, x1 y1, इसको बोल सकते हैं x2 y2। ये ए बिंदु हो गई, ये क्या बिंदु हो गई बी। अब ये बिंदु जो थी ना, वो बिंदु थी क्या बताइए, तो वो थी 5 0 और क्या थी -12 और 0। तो आइए देखते हैं d x2 का मान कितना है, -12 और -5 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है 0 - 0 का क्या है होल स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि -17 का होल स्क्वायर और यहाँ 0 का होल स्क्वायर। तो -17 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको 17 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 0 का स्क्वायर, मतलब बाहर क्या आएगा 17। डी का मान क्या आ जाएगा 17। तो 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो 17 इस प्रकार से आंसर है। तो 17 कौन सा ऑप्शन सही है? डी। इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो छोटी से छोटी संख्या का जब भी जिक्र हो तो आप क्या करेंगे? मौसा की ओर चलेंगे। ये छोटी से छोटी संख्या हमें बता रहा है कि हमें क्या निकालना है? मौसा। तो मौसा हम पहले निकालेंगे इन संख्याओं का। तो 35, अरे लसा निकालेंगे इन संख्याओं का। तो वो क्या है? 35, 56 और 91 का हमें क्या निकालना है? लसा। 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। ये क्या होगा? 28 बार में कट जाएगा ये 91। फिर 2 से काटेंगे 35, 14 और क्या 91। फिर 2 से काटेंगे कितना? 35, 7, 91। अब 5 से काटेंगे तो 7, 7, 91। 7 से काटेंगे तो क्या होगा? 1, 1, 13, 7, 91। अब 13 से काटेंगे तो 1, 1, 1। तो इन संख्याओं का अगर हम लसा देखें तो क्या दिख रहा है हमको? तो दिख रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है, फिर क्या है? 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है। तो अगर हम इसका गुणा करें तो ये 8 होगा। 8 पर से क्या होगा? 40। 8 पर से 40 और गुणे 13, 7, 91। तो ये अगर गुणा करें हम तो 0, 4, 9 चौके 36। मतलब 36, 40 इसका क्या आ गया? लसा। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। ये तो वो संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी। ये तो वो संख्या है जो इन सबसे क्या होगी? कटेगी। छत्तीस सौ 40। अब हमें निकालने की वह छोटी से छोटी संख्या। तो वह छोटी से छोटी संख्या हम निकालेंगे तो क्या? वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी, जो क्या करे कि 7 शेषफल दे, तो इसमें हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो 35, 56 और 91 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो 7 शेषफल बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 जोड़ देना पड़ेगा। और 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 36, 47। और 36, 47 हमारा क्या है? सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे कि हमारे पास क्या थी? 35, 56 और 91 से विभाजित होने वाली संख्या छोटी से छोटी कितनी आई? 36, 40। और इसमें हम अगर 7 जोड़ दिए तो वो 7 शेष बचेगा हर दशा में, वो वाली संख्या बन गई। तो 36, 47 हो गया। अगली सवाल पे चलते हैं। तो अगली सवाल है हमारी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताओ। मतलब कि 8 का हमें क्या करना है? प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताना है। मतलब कि 8 से शुरू करेंगे, 16, 24 ऐसे ऐसे जाएगा। कितने पद तक? 15 पदों तक। 15 पदों तक जाएगा। अब इसका हमें योगफल निकालना है। तो ये तो क्या है? एपी में होगा, ये एक समांतर श्रेणी में होगा। तो इसका हम प्रथम पद देख रहे हैं 8 है, डी देख रहे हैं तो 8 का है। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। पदों की संख्या यन कितना है? 15 है। तो अगर हम योग निकालेंगे इसका, 15 पदों का योग अगर हम निकालें तो एसएन का फार्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1d। ये समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला होता है। तो एसएन हम अगर इसमें लगाएं तो यस कितना? हमें n कितना चाहिए? 15। 15 तो 15/2 और 2a का मान कितना है? 8। ठीक। और n मतलब 15 माइनस 1 और d का मान कितना है? d का मान 8 है। d का मान कितना है? 8 है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये 15/2 तो रहबे करेगा। ये क्या हो जाएगा? इसमें देख रहे हैं कि 8 कॉमन, 8 कॉमन है कि नहीं? देखिए ये इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 दिख रहा है। तो इसको 8 को बाहर ही निकाल लेते हैं। तो ये क्या बचा? 2। और यहाँ क्या? 15 में से गया 14। तो ये 2 बार में कट गया, 4 बार में। 15 चौके 60 होता है। अंदर क्या हुआ? 16। 16 छक्का 96। मतलब 15 पदों का योगफल जो आएगा वो 960 आएगा। और 960 हमें ए ऑप्शन दिख रहा है। तो हमारा इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगली सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान बताओ। p का मान होगा तो p का मान क्या होगा? अगर किसी द्विघात समीकरण का अगर आपको मूल पता है, द्विघात समीकरण क्या है? अगर ऐसे देखिए कि अगर हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है।
ये कोई द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है कि इसका एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण हमारा जो है वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण है। अब क्या है कि चूंकि दिया है हमें कि x बराबर -2 समीकरण का क्या है, मूल है। तो अगर समीकरण का मूल है तो सेटिस्फाई करेगा, मूल है तो संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को संतुष्ट कराइए, मतलब x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 -2 माइनस पी बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस पी बराबर 0। तो यहाँ से ये 4 से 4 कट गया, p का मान क्या आ रहा है 0। तो p का मान हमारा क्या होगा 0, ऑप्शन सही होगा। और 0 ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है सही। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए क्या था, सही था। अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगली सवाल है कि x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 5 -2 तथा -3 और 2 से समदूरस्थ है, तो बिंदु का निर्देशांक बताओ। पहले तो आप ये समझिए कि x एक्सिस पे अगर कोई बिंदु को आप लिख रहे हैं, x एक्सिस पे अगर कोई बिंदु को आप लिख रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, x अक्ष, और इधर आपका हो गया y अक्ष। ठीक, तो इस पर कोई रैंडम बिंदु आप लेंगे ना तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि वो बिंदु जो होगी ना वो क्या होगी, x0। तो मान लीजिए कि ये x0 एक बिंदु है। अब ये बिंदु है, कह रहा है इस बिंदु का -3 दो और 5 -2, -3 2 इधर कहीं होगा, अब 5 अब -2 इधर कहीं होगा। तो कह रहा है कि ये जो दूरियां है ना वो समान है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। अगर हम इसको P और Q ले लें, ये दूरियां समान है, मतलब ये क्लियर बोला है सवाल में कि PA जो है वो क्या है, QA के क्या है, बराबर है। दूरियां समान है, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी का फार्मूला कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, PA में हम क्या करेंगे कि अगर हम दूरियों को कुछ मान लें, जैसे हम क्या कर लें, इसको हम मान लिए x1 y1, इसको क्या मान लिए x2 y2, इस केस में भी इसको क्या मान लिए x2 y2। तो ये रखते हैं तो क्या होगा, तो x2 क्या है इस वाले केस में, PA के केस में x2 क्या है, -3 है। अब x1 क्या है, x है का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 क्या है इस केस में, y2 क्या है 2 है और y1 क्या है 0 है, तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर। x2 क्या है इस केस में 5 है, अब x1 क्या है x ही है तो इसका स्क्वायर, अब प्लस y2 क्या है -2 है और 0 है तो इसका स्क्वायर। यही चीज आया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ये माइनस को खत्म कर सकते हैं तो लिख सकते हैं इसको x + 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं x - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है तो इंटरचेंज कर सकते हैं। और यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो इसको वर्ग करने पर, अगर वर्ग करने पर चले तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, बाकी ये अंदर भी वर्ग है तो उसको खोल लेते हैं। तो अगर हम उसको खोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, x स्क्वायर क्या आ रहा है देखिए, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4 बराबर इसका x स्क्वायर -10x प्लस 25 प्लस 4। ठीक, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 क्या हो रहा है, कट जा रहा है, और x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट जाएगा। इधर 10x आएगा तो क्या बना देगा 16x, और उधर 25 में से 9 जाएगा घटने तो 16x बराबर क्या होगा 16 ही आएगा। तो x का मान क्या आएगा 1। तो वो जो बिंदु होगी ना, वो बिंदु हम क्या माने थे, वो बिंदु हम माने थे a, और a का कोऑर्डिनेट था x0,
यानी कि 1 0 वो हमारी क्या होगी, बिंदु होगी। तो बिंदु ए जो हम मान के चले थे वो क्या है, 1 0 है। और 1 0 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, तो 1 0 जो है वो डी ऑप्शन इसका क्या था, सही था। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है आपके सामने 8वीं सवाल। कह रहे कि समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, विविक्तिकर पे। तो आइए अब विविक्तिकर निकालते हैं। तो ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको हम द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर तो अगर इससे हम तुलना करें तो a का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, b का मान क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, और c का मान क्या आ रहा है, 4। ठीक, तो अगर हम इसका विविक्तिकर ज्ञात करें, विविक्तिकर b जो होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति इसी पे डिपेंड करती है। तो अगर ये ज्ञात करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, b का मान क्या है, -5 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 4। ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ पे हो गया -7। तो -7 आंसर आया। तो -7 से हमें मतलब नहीं है, हमारा डी जो है वो लेस देन 0 आ गया। तो लेस देन 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति अब पढ़े होंगे। मूलों की प्रकृति क्या पढ़े होंगे कि अगर d ग्रेटर होता है, d बराबर होता है, d लेस होता है तो कुछ चीजें होती हैं। जैसे इस पे वास्तविक होता है मूल, अलग अलग होता है, वास्तविक और क्या, अलग अलग। यहाँ भी वास्तविक होता है लेकिन क्या होता है, समान होता है। और यहाँ क्या होता है, काल्पनिक मूल होता है। तो हमारा जो ये मूलों की प्रकृति है, ये क्या है, डी है। ठीक है, तो डी को देख के हम मूलों की प्रकृति ऐसे बता सकते थे। तो हमारा जो आया डी लेस देन 0 है, मतलब काल्पनिक वाले की तरफ जा रहा है। और काल्पनिक मूल इसमें क्या है, वास्तविक और समान, असमान, वास्तविक, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं। अभी ये ऑप्शन जो बोला है ना कि असमान वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा। और वास्तविक नहीं, यहाँ वास्तविक और समान है, यहाँ वास्तविक और असमान है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ जो बोला है वो वास्तविक, असमान, वास्तविक, इसको अगर काट दे तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। यहाँ वास्तविक है और वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, यहाँ भी वास्तविक बोला, असमान वास्तविक ये भी नहीं हो सकता, वास्तविक असमान, अच्छा वास्तविक असमान यहाँ है, वास्तविक असमान है तो इसको काटना पड़ेगा कि ये गलती है। फिर तो वास्तविक नहीं सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलते हैं, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो रहा है उसको करेक्ट कर लेंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अब कब होंगे दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप, तो कह रहा है कि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो ये दोनों ही चीजें समरूप में चलती हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ये दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए या तो उनका तीनों कोण आपस में क्या हो, समान हो, संगत कोण, या तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो ये दोनों ही उसको समरूप बनाता है। तो ये दोनों ही केस में ये सही हो गया, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, वो दे दिया है ओडीसी और ओबीए, ये समरूप है। तो कह रहा है कि यदि बीओसी 125 अंश है और सीओडी 70 अंश है, तो आपसे कह रहा है कि ओएबी का मान बताओ। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें, आइए देखते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे दिख रहे हैं, ये रही एक लाइन समांतर की, इसको पकड़ रहे हैं, और ये रही लाइन दूसरी समांतर की। ठीक है, ऐसी लाइन है। अब इसमें कह रहा है कि यहां से
यहाँ से एक लाइन खींच दिया और एक लाइन यहाँ से खींच दिया, ठीक। अब इसको कह रहा है कि ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। एंगल भी डिफाइन कर दिया है। एंगल क्या दिया है, इसको कह रहा है कि 70 डिग्री है और ये वाला एंगल कह रहा है कि 125 डिग्री है। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि लास्ट में ओ ए बी मतलब इस वाले एंगल को पूछ रहा है। इस वाले एंगल पे हमें जाना है। हमें ये भी बोला है कि समरूप त्रिभुज क्या है, ओ डी सी जो है वो समरूप है किसके, ओ बी ए के। तो ये अगर समरूप है तो एंगल भी तो बराबर होता है, तो ये ए वाला एंगल हम ढूंढे तो सी के बराबर होगा। तो कहीं से अगर हम सी का एंगल ये वाला ढूंढ लें तो उसी के बराबर क्या हो जाएगा, ए का एंगल हो जाएगा। ये सी वाला एंगल तो हम ढूंढ सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 125 है और ये पूरा हमें पता होता है कि 180 होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम छोटा वाला ढूंढ लेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125 यानी कि 5, ठीक है, 55 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री है तो हम त्रिभुज किस में चल रहे हैं, ओ सी डी में। ओ सी डी में तीनों त्रिभुजों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। तो एंगल ओ, एंगल सी, एंगल डी मिला के 180 होगा। तो एंगल ओ 55 अभी निकाल दिए, एंगल ओ कितना है, 55 डिग्री अभी निकाले। और सी वाला एंगल निकालना है हमें, और डी वाला एंगल क्या है, 70 डिग्री है, बराबर क्या है, 180 है। तो अगर देखा जाए तो एंगल सी कितना हो जाएगा, इसमें 70 110 होगा, 110 में से घटाएंगे तो ये भी 55 ही आ जाएगा। मतलब सी एंगल भी क्या होगा, 55 होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि जो एंगल ए है वही एंगल क्या है, सी है, समरूप से। तो अगर सी हम 55 निकाले हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 ही हो जाएगा। तो एंगल ए भी हम निकाल दिए, क्या हो गया, 55 डिग्री। एंगल ए बराबर सी का मान ही हो जाएगा 55 डिग्री। इस प्रकार से 55 डिग्री क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। और सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, 55 डिग्री, ए ऑप्शन क्या है, सही। आइए चलते हैं 12वां सवाल पे, 11वां सवाल पे। यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच का है, तो थीटा का मान बताओ। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर है तो आप ऐसे सोच सकते थे इसको कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो यहाँ 1 मान लीजिए, 1 मान के इधर भेज देंगे तो ये साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टेन थीटा, और टेन में कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, सही। और वो 45 जो डिग्री है ये है 0 और किसके बीच का, 90 के। तो हमारा ये भी एक बार चेक करना होता है कि बोला था कि 0 और 90 के बीच ही का एंगल होना चाहिए, तो 45 बीच का है, इसलिए 45 क्या है, सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है हमारी कि साइन 15 बटे कॉस 15 का मान क्या होगा। इसके लिए हमें एक फार्मूला जानना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है कि साइन जो होता है, समझिए, साइन जो होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा कहीं लिखा है तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं उसमें कैसे इसका उपयोग कर पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है साइन 15 डिग्री अब बटे के कॉस 75 डिग्री। एक को चेंज करेंगे, एक को रहने देंगे। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाओगे 15 ही आएगा, तो 15 को तोड़ सकते हैं। और यहाँ लिख दिए cos 75 डिग्री। अब ये साइन क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, cos 75 ही हो जाएगा, नीचे cos 75 ही है। ये कट गया तो क्या हो गया, 1 ऑप्शन सही हो गया। और 1 क्या है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। अगली सवाल पे चलेंगे। अगली सवाल फिर से आया कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो इतना बड़ा सा मान बता दीजिए। तो आइए देखते हैं फिर वही सवाल कि अगर क्या है, अगर ये चीज है कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है, तो यहाँ 1 मान के डिवाइड कर दीजिए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन कितना, 45 अंश।
तो यहाँ थीटा का मान हम निकाल दिए 45 डिग्री। अगर ये थीटा का मान आप निकाल दिए तो अपने क्वेश्चन पे चलिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका मान बता दीजिए। इसको देखिए कि साइन क्या कह रहा है 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक, इसका मान बताना है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल पावर 4 एक कॉस थीटा का होल पावर 4। अब साइन थीटा हम रखिए, साइन क्या है 45 अंश का होल पावर 4 और कॉस 45 अंश का होल पावर 4। तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/2 में 2 का होल पावर 4 और ये भी क्या होगा 1/2 का पावर होल पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये भी क्या हो जाएगा 1/4। तो क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 हमारा क्या होगा आंसर। 1/2 कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, 1/2 हमें बी ऑप्शन सही दिख रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान होगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आइए देखते हैं इसका मान क्या होगा। अगर सेक ए प्लस टेन ए अब 1 माइनस साइन ए इसी को सॉल्व करना है तो इसको हम साइन कास में तोड़ लेते हैं। तो सेक को क्या लिख लेंगे कॉस ए प्लस साइन ए अब बटे के कॉस ए। ये क्या 1 माइनस साइन है। अब देखिए कॉस तो एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए ऐसे और ये 1 माइनस साइन है तो ऊपर था ही। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वर्गांतर लग गया, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे के कॉस ए। आप लोग पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है और बटे के कॉस ए। तो ये कट गया, कॉस ए बस बच जाएगा और कॉस ए हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कॉस ए लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलते हैं। तो अगली सवाल हमारा है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप। मतलब कि इस बिंदु ओ को हम अगर ए से देख रहे हैं तो अवनमन कोण यानी नीचे का कोण झुकाव कोण कितना आ रहा है और पी से देख रहे हैं तो ए वाला तो दे ही दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 डिग्री है। हमें क्या करना है कि ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल ढूंढना है। इसके लिए हम इसी फिगर में देखें तो ये वाला एंगल तो 90 होगा, ये क्या होगा 90 होगा। अगर ये 90 है तो अगर त्रिभुज किस में चल रहे हैं ओ पी क्यू में अगर हम देखें तो पी एंगल क्यू एंगल और एंगल ओ मिलके कितना हो जाएगा 180 अंश। तो पी 60 दिया और क्यू 90 दिया और ओ बराबर 180 अंश। तो एंगल ओ बराबर 180 माइनस 150 तो एंगल ओ क्या होगा 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। तो ये 30 है या पहले से 45 था, मतलब आंसर जो पूछा था वो 45 आएगा और 30 आएगा तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 45 30 का कॉम्बिनेशन कौन सा है बी है, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलेंगे। अगली सवाल क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी और tan थीटा बराबर 1/3 है तो इसका मान बताइए। यहाँ भी गलत है सवाल में, एंगल सी को इसको क्या बोलना चाहिए कि समकोण है। त्रिभुज एबीसी में एंगल सी जो है वो क्या है 90 है तभी सवाल बन पाएगा। तो एंगल सी 90 है और tan ए क्या है tan ए जो है वो क्या है √3 है, ये चीज दिया है। तो tan ए अगर √3 है तो tan ए बराबर हो सकता है tan कितना 30 डिग्री। ए का मान क्या आएगा 30 डिग्री। तो ए का मान 30 हो गया और सी का मान क्या हो गया 90 हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ए एंगल और बी एंगल और सी एंगल मिलके 180 होता है। तो हमें ए एंगल तो 30 पता है, बी नहीं पता है और सी एंगल 90 पता है तो 180। तो इस हिसाब से बी एंगल जो होगा 90 घटाएंगे फिर 90 में से 30 तो 60 डिग्री, 60 डिग्री भी हो गया। अब आराम से जो आपको दिया है उस पर चलिए वो निकल जाएगा आपका। तो सवाल क्या था कि साइन ए और क्या कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन ए कितना है बताइए साइन ए का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री और कॉस बी का मान कितना है तो बी का मान है 60 डिग्री प्लस कॉस ए का मान कितना है 30 डिग्री
और साइन बी का मान कितना है 60 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 1/2, 1/2, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, 1/4 और 3/4। तो ये क्या 1 + 3/4, तो क्या हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो एक कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, एक हमारा सी ऑप्शन सही है। तो 16वां सवाल हो गया। आइए 17वां पे चलते हैं। 17वां सवाल क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई r से भी लंबी है, 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल बढ़िया है। आइए देखते हैं, सवाल अच्छी है। हमें क्या सर्कल लेना है, सर्कल ले लिए। चलिए ये सर्कल हो गया। अब ये घड़ी है, घड़ी की मिनट हैंड है, इसमें मिनट वाली सुई जो है वो उसके द्वारा बनाया गया कोण बताना है। मान लीजिए कि मिनट वाली सुई यहाँ पे थी, मिनट वाली सुई क्या थी यहाँ पे थी, और 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे चली आए। तो हमसे क्या कह रहा है ना कि यही वाला एंगल पूछ रहा है, अरे क्षेत्रफल पूछ रहा है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हमें थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो थीटा क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। थीटा ढूंढिए, और आर जो है ना वो आर तो दिया ही है। तो यहाँ अगर हम थीटा ढूंढें, थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि मिनट वाली सुई जो होती है वो 60 मिनट में कितना एंगल घूम जाएगी पूरा एक बार 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगी, तो 360/60 यानी कि 6 डिग्री। मतलब हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 6 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट का एंगल चाहिए 6 डिग्री। और आर का मान आर ही दिया है, त्रिज्या क्या दिया है आर ही दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो क्या होता है πr² θ/360। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का मान रहने देते हैं, पाई में दिया ही है r², और थीटा 6 है और ये 360 डिग्री है। ये काटेंगे तो कितना 60 बार में कट जाएगा। तो πr² 60 डिग्री, ठीक है। यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा सही। तो कौन सा आंसर सही दिख रहा है हमारा, πr² 60 डिग्री, पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। ये सवाल बढ़िया सवाल था कि मिनट, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल अंतरित करेगी। तो हमें देखना है कि वो 60 मिनट में तो पूरा एक बार घूम जाती है, मतलब 360 घूम जाती है। तो 1 मिनट में 360/60 यानी 6 डिग्री घूमेगी, और इसका रेडियस जो है वो आर ही है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे और थीटा का मान क्या रखेंगे 6 डिग्री, तो कटेगा तो 60 अंश आ जाएगा नीचे, πr²/60। ये सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चल रहे हैं। अगली सवाल क्या कह रही है कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी ठोस अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए। तो वो होता है, ठोस अर्धगोला है ना, तो अर्धगोला बनाएंगे। ये अर्धगोला हो गया, ठीक। अब ये ठोस अर्धगोला हो गया और इसका रेडियस दिया है, लेकिन रेडियस ने देखिए क्या दिया, व्यास दिया है। रेडियस इसकी r होगी। अब इसका व्यास दिया, व्यास कितना दे दिया 1/2 सेंटीमीटर। तो व्यास रेडियस का 2 गुना होता है 1/2 सेंटीमीटर। तो r इसका अपने आप क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर r हो गया। तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 3πr²। याद किए होंगे तो याद होगा आप लोगों को। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 3πr² होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू रखने वाली है वो क्या है, r का मान क्या कर रहा है 3π तो रखबे करेंगे, r का मान 1/4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3π और 16, 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी एरिया हो जाएगी। और ये कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है, 3/16 पाई, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल कह रहे हैं किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक
26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक बताओ। बहुलक, इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि जो बहुलक होता है वो 3 इंटू माध्यिका होता है और -2 इंटू क्या होता है, माध्य होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये है फार्मूला। अब इसमें हम फार्मूले में अब जब मान रखने जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है कि पहला चीज क्या, बारंबारता का बंटन का पहले माध्य दिया है, बाद में माध्यक दिया है, मतलब माध्यक बाद में दिया है, वही माध्यिका होगी, तो वो होगी 25.8 25.8 और 2 माध्य जो है वो ये वाली चीज है, तो वो क्या है 26.1। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 का गुणा कीजिए, 8 3 के 24, 2 लगा हासिल, 5 3 15 2 17, 1 लगा हासिल, 3 9 6 1 7, यहाँ पे दशमलव लग गया, माइनस यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, 6 दूना 12 आएगा, 4 1 5, तो यहाँ पे दशमलव लग गया। अब इसको अगर हम घटा रहे हैं, 2 में से घटाएंगे तो 2 बचे, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे दशमलव बचा, तो 25.2 हमारा क्या ऑप्शन हो रहा है, सही हो रहा है। और ये ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, तो दिख रहा है हमारा ऑप्शन सी सही है। सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। जिसमें ये आपका दिख रहा है कि बारंबारता, बारंबारता गलत है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मध्य और माध्यिका, ये माध्य और माध्यिका लिखना चाहिए था तो मिसप्रिंट हुआ है, तो एक माध्यिका है एक माध्य है, तो ये दोनों ही सही है, मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए कि 20 क्वेश्चन हम लोग कितनी आसानी से कर लिए, और अब जो सवालें आ रही हैं वो पीछे की सवालें रिपीट हो रही हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लसा मसा वाला फॉर्मूला वो हर एक सेट में आ जा रहा है, और भी कुछ फार्मूले हैं जो कि आ ही जा रहे हैं, तो उनको आप लोग बढ़िया से कर लीजिए और तैयार करिए, और इस प्रकार से अपनी तैयारी को क्या अच्छा बनाइए।